Hi friends, welcome to my channel FISC Financial Studies Classes. As you all know कि हम अभी पढ़ रहे हैं CFA लेवल 3 का स्टडी सेशन 11 एंड रीडिंग नंबर 26. इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट विच इज़ ऑन LOS 1 was already there in my channel. You can please visit my channel और आपको वहाँ मिलेगा इसका पहला वीडियो. This is the second part of the video which is about LOS 2 where हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड रोल इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी रिलेटेड हेज फंड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में. मतलब हम बेसिकली सारी इक्विटी रिलेटेड हेज फंड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इक्विटी रिलेटेड हेज फंड स्ट्रैटेजीज़ होती है उनका प्राइमरी सोर्स होता है इक्विटी रिस्क एंड उनके टाइप्स होते हैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी, डेडिकेटेड शॉर्ट सेलिंग एंड इक्विटी मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी. तो चलिए शुरू करते हैं इन सब के बारे में पढ़ना. सबसे पहले आती है लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी. लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी के अंदर हम जब देखते हैं तो बेसिकली हमारा प्राइम मोटिव होता है इस स्ट्रैटेजी में कि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी सिक्योरिटी की एक्चुअल वैल्यू विच इज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू वो ज़्यादा है और उसकी मार्केट वैल्यू कम है तो हम उसे कहेंगे कि वो अंडर वैल्यूड है. और ऐसी सिक्योरिटी को हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर खरीदते हैं, मीन्स बाय करते हैं और वी कैन से कि हम इसमें लॉन्ग पोजीशन लेते हैं. सिमिलरली अगर इस स्ट्रैटेजी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, डेट मीन्स कि वो ओवर वैल्यूड है. इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम उसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं या सेल करते हैं. सो ये बेसिक आइडिया होता है लॉन्ग शॉर्ट. और वी कैन से किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर कि आपको ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी को सेल करना है और अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी को बाय करना है. तो इस स्ट्रेटेजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए इस स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग शॉर्ट. तो हमें इससे ही समझ में आ रहा है कि आधा कुछ पोर्शन हम लॉन्ग ले रहे हैं, कुछ पोर्शन हम शॉर्ट कर रहे हैं. तो जो रिजल्टिंग बीटा होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव बीटास का सम होगा. नेगेटिव बीटास मोस्टली जो शॉर्ट पोजीशन से लिया है और पॉजिटिव बीटा जो हमने लॉन्ग पोजीशन से लिया है. बिकॉज जनरली वी कांट सी कि इक्विटी में हमें किसी भी स्टॉक में नेगेटिव बीटा होता हो. वो भले बहुत कम कोरिलेट करेगा बट वो मोस्टली पॉजिटिव होगा. हाँ, हाईली अनलाइकली केसेस में वो नेगेटिव हो सकता है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होती है कि हम इसके अंदर जब स्ट्रैटेजी में नेट लॉन्ग एक्सपोजर लेते हैं, मतलब हम फॉर एग्जांपल 80% अगर बाय कर रहे हैं तो 20% सेल कर रहे हैं, नेट एक्सपोजर 60% लॉन्ग. इस तरह से मतलब हम कुछ जो एक्सपोजर होता है वो 40 to 60% नेट लॉन्ग होता है. ठीक है. तो हमने अगर 100 रुपये की सिक्योरिटी लॉन्ग की है और 40 रुपीज़ की शॉर्ट की है तो उस हिसाब से मतलब हम कभी भी शॉर्ट एक्सपोजर ज़्यादा नहीं करते. अगर करते हैं तो वो कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी कहलाती है. अब इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट क्या है. देखिए जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिजल्टिंग बीटा जो है वो बेसिकली सम है पॉजिटिव और नेगेटिव का. तो अगर इसमें 50% या 20% कुछ भी नेगेटिव बीटा रहा तो जो नेट सम होगा वो टोटल से वो थोड़ा ज़ीरो हो जाएगा. ज़ीरो आई वांट टू से कि वो कुछ लॉन्ग बीटा को, पॉजिटिव बीटा को ऑफसेट कर देगा. तो हम ये कहें कि जितने भी पॉजिटिव बीटा है मान लीजिए उन सब का सम आ रहा है 3 और नेगेटिव बीटा का सम आ रहा है 1, मतलब -1. तो नेट बीटा क्या हो जाएगा 2. तो जब बीटा कम तो उससे क्या होता है, बीटा के साथ साथ एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम हो जाता है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाता है लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी के मुकाबले में, क्योंकि लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी होती तो हम उस 3 बीटा को 3 ही रहने देते. तो एक वो पॉइंट है. दूसरी चीज़ है कि जो नेट लॉन्ग एक्सपोजर है वो हमें बेटर रिटर्न देता है अगर हम नेट लॉन्ग एक्सपोजर नहीं होता उसके मुकाबले. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि मार्केट हमेशा अपवर्ड्स ही जाता है इन द लॉन्ग रन. तो लॉन्ग एक्सपोजर में हमेशा बढ़ने का हमें फ़ायदा मिलेगा. जब वो मार्केट है वो डाउनवर्ड्स
कि शॉर्ट पीरियड के लिए जा सकता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे हिस्टोरिकली कहीं भी कोई भी मार्केट में कि मार्केट 30 या 50 या 10 साल के लिए एकदम गिरा हुआ ही रहा है और गिरता रहा है कंटिन्यूसली। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो काफ़ी सालों बाद, जब लोगों का मार्केट से ध्यान उठ जाए या कुछ भी हो सकता है, बट आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें करना है अंडर और ओवर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई। जैसा कि हमें पता है बेसिक आइडिया ही वो है कि ओवर वैल्यूड को बेचना है और अंडर वैल्यूड को ख़रीदना है। उसके अलावा जो चीज़ है वो हमें देखनी है वो है कि उन इंडस्ट्रीज़ में हम फोकस करते हैं जहाँ के बारे में हमें पता है, क्योंकि अगर हमें इंडस्ट्री का नॉलेज है तो ही हम देख पाएंगे कि ये ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। आज मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि आईटी कंपनीज़ के स्टॉक्स, अगर मैं बिज़नेस मॉडल को अच्छे से समझता हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया होगा। सिमिलरली मतलब आज की तारीख में फॉर एग्जांपल कि इफ़ आई एम एन आईटी कंपनी एम्प्लॉय, तो मेरे लिए पेट्रोलियम कंपनी के बारे में डे टू डे एक्टिविटीज़ जानना तो बहुत मुश्किल है, अनलेस मैं उसको बहुत जल्दी ज़्यादा फॉलो करता हूँ एज एन एनालिस्ट। तो जिस जगह आप ज़्यादा फेमिलियर हो उन्हीं जगह इस तरह की पोजीशंस लो, बिकॉज यू हैव मोर आइडिया अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट फॉर्म। तो एक वो पॉइंट है। और फाइनल चीज़ है कि देखिए, ये इक्विटी एक्सपोजर है, तो आप सभी जानते हैं कि इक्विटी एक्सपोजर में रिटर्न तो इक्विटी के हिसाब से मिलेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे कर सकते हैं? हाई लेवरेज लेके। एक तो जो आपने शॉर्ट पोजीशन ली है उससे जो पैसा आया वो भी लॉन्ग में लगा दीजिए, एक तो वो तरीका होगा। दूसरा, उसमें लिवरेज ले लीजिए 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, जो भी आपको मिल रहा है एज ए हेज फंड जो होता है उनको ज़्यादा लिवरेज मिल सकता है बेस्ड ऑन देयर रेप्यूटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है रोल इन अ पोर्टफोलियो। तो इसका पोर्टफोलियो में रोल बेसिकली यही है, नेट लॉन्ग एक्सपोजर से जो बेनिफिट है वो मिलेगा, साथ साथ अल्फ़ा भी जनरेट होगा। ठीक है, देखिए अल्फ़ा का मतलब ये है कि एक तो हमें बीटा से रिटर्न मिलता है, वो तो क्या मिलता है हम जब उसको नॉर्मल लॉन्ग एक्सपोजर लेते हैं। जब हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बराबर बराबर में लेते हैं तो बीटा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और हमारा टोटल एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा बेस्ड होता है, मतलब कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस पे। तो वो अल्फ़ा हम जनरेट करते थोड़ा ये लॉन्ग और शॉर्ट को ऑफसेट करके, और जो बचा हुआ लॉन्ग एक्सपोजर है, नेट लॉन्ग एक्सपोजर, वो हमें उसका बेनिफिट भी दे देता है। तो ये एक बेसिकली इसका फ़ायदा है। अब हम आते हैं अपनी अगली स्ट्रेटजी पे, वो है डेडिकेटेड शॉर्ट बायस्ड। आप जैसे देख रहे हैं डेडिकेटेड शॉर्ट बायस्ड में ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है कि शॉर्ट पोजीशन लेना है ओवर प्राइस सिक्योरिटीज़ के अंदर। डेडिकेटेड से आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा हम पैसा शॉर्ट सेलिंग में लगाए थे। अब शॉर्ट सेलिंग के अंदर हम देखते हैं कि कैसी कैसी कंपनीज़ में हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी कंपनीज जिनका मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब है वहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यस बैंक की बात करें, यस बैंक के मैनेजमेंट के बारे में आप देख ही रहे किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई, ये सब है। उनका मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं था एक तरह से, तो वहाँ पे कोई शॉर्ट किया हो, लॉन्ग टाइम से करा आ रहा हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पुअर मैनेजमेंट हम मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज़ का जो हिस्टोरिकल एग्जांपल है, वेल नॉन एग्जांपल है 2008 मॉर्गेज क्राइसिस का, उसका ले सकते हैं। वहाँ पे जो बिग शॉर्ट मूवी में आपने देखा होगा कि एक क्रिश्चियन बेल ने जो फंड मैनेजर का रोल किया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस ली थी बिकॉज वो श्योर थे कि ये सही से वैल्यूड नहीं है, ये एक अच्छी सिक्योरिटीज़ नहीं है। तो वो एक शॉर्ट पोजीशन होती है, यहाँ पुअर मैनेजमेंट के हिसाब से ली जाती है। दूसरा होता है कि मार्केट सेगमेंट डिक्लाइन कर रहा है। मार्केट सेगमेंट कैसे डिक्लाइन करता है? फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एक कंपनी है कोडेक, कोडेक की कंपनी मान लीजिए, वही बना रही थी कि पुराने टाइप के कैमराज बना रही थी, डिजिटल में वो गई नहीं। जैसे जैसे डिजिटल कैमराज आने लगे उनका मार्केट सेगमेंट डिक्लाइन करने लग गया, उन्होंने फोकस नहीं किया। उसी तरह नोकिया मोबाइल्स है, नोकिया मोबाइल्स का जो मार्केट सेगमेंट है वो डिक्लाइन करने लग गया। वो धीरे धीरे, वो बैंकरप्ट नहीं हुई बट डेफिनेटली उनकी जो शेयर प्राइस जहाँ भी वो अगर लिस्टेड होगी तो वो गिरेगी। कोई भी कंपनी हो, ब्लैकबेरी हो, उसका भी सेम। तो एक वो चीज़ होती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है डिसीटफुल अकाउंटिंग। आपको जैसे अकाउंटिंग में गड़बड़ी साफ दिख रही है तो यस बैंक डिसीटफुल अकाउंटिंग में भी आता है और मैनेजमेंट से ज़्यादा इस चीज़ में आता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा
एनपीएस था पर बताया नहीं गया, तो एक वो चीज़ होती है। एनरॉन एक हिस्टोरिकली बहुत फेमस एग्जांपल है, इंडिया में सत्यम एक एग्जांपल है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये डेडिकेटेड शॉर्ट बायस्ड स्ट्रेटेजी के अंदर सिक्योरिटीज़ होती है जिन्हें आप बेसिकली शॉर्ट करते हैं। इसी तरह की दो और स्ट्रेटेजीज होती है, शॉर्ट बायस्ड एंड एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट बायस्ड स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं बट पूरी की पूरी शॉर्ट नहीं लेते हैं, अ लिटिल लॉन्ग लेते हैं। जैसे लॉन्ग शॉर्ट में आपने ज़्यादा लॉन्ग लिए, वैसे शॉर्ट बायस्ड में आपने ज़्यादा शॉर्ट लिए बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ लॉन्ग। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप एक तो ले रहे हैं शॉर्ट पोजीशन, प्लस आप लोगों को बता भी रहे कि ये ओवर वैल्यूड है ताकि सब उसको बेचने लगे और उसकी प्राइस गिरे। तो वो होता है एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग। जैसे कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैंने शॉर्ट पोजीशन का ले ली और फिर मार्केट में एक रिपोर्ट की कि इसको सेल कर दो। पहले अपने लोगों को बोल दिया, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको, कि आप शॉर्ट पोजीशन लो, और ये गलत नहीं है बिकॉज आपके क्लाइंट्स को आपने फेयरली डील किया है। उसके बाद आपने मार्केट में आपकी रिसर्च रिपोर्ट भेजी है, तो वो आपके ऊपर है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है अनलेस कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो आप अगर फैक्ट बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट रख रहे हो कि ओवर प्राइज्ड है, तो आप इसको पूरी तरह लीगल है एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग। अगली आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि नेगेटिव कोरिलेशन कन्वेंशनल सिक्योरिटीज से होता है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन मीन्स नेगेटिव बीटा, नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड है कि जो रिटर्न्स है वो अदर हेज फंड से लोअर होता है। आप समझ ही सकते हैं शॉर्ट पोजीशंस का एक तो बेसिकली है कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट बढ़ेगा, तो वो एक काफ़ी रिस्की पोजीशन हो जाती है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उस शॉर्टेस्ट पीरियड जिसमें मार्केट डिक्लाइन होने वाला है या सिक्योरिटीज़ डिक्लाइन होने वाली, वो अगर आप समझते हैं तो ही इसमें घुसिए। अदरवाइज अगर, और यही वजह है कि जो अगर आप डेडिकेटेड शॉर्ट ही है, जैसे कि आपने एक शो चल रहा है अगर देखा, और आप को देखना चाहिए, हिंदी में है वो, स्कैम 1992। तो उसके अंदर भी कुछ लोगों को क्लासीफाई किया एज ए बियर, जो हमेशा शॉर्ट पोजीशंस लेते थे, मार्केट को नीचे ही रखते थे। तो ऐसे में आप अगर हमेशा ही शॉर्ट लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में आप शॉर्ट तभी लें जब आप डेडिकेटेडली उसको फॉलो करें और आपको पता है कि अभी ये मार्केट गिरने वाला है या अभी ये सिक्योरिटी गिरने वाली है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा होता है शॉर्ट स्ट्रेटजी में वॉलेटिलिटी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है लॉन्ग शॉर्ट के मुकाबले, है ना। क्योंकि एक तो क्या होता है कि ये जो शॉर्ट पोजीशन है इसके अंदर अपसाइड बहुत बढ़ जाती है, तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा लॉन्ग शॉट में क्या होता है कि वॉलेटिलिटी जो होती है वो एक तरह से ऑफसेट होती है कुछ परसेंटेज। तो वही शॉर्ट बायस्ड का भी एडवांटेज है कि थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन की कुछ शॉर्ट पोजीशन की वॉलेटिलिटी को ऑफसेट कर देता है, बट यहाँ पे वो एडवांटेज नहीं मिलता। तो वो कैरेक्टरिस्टिक है एक। कुछ बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि पूरा जो मार्केट है वो लॉन्ग अगर आपने कर रखा है, आप एक नॉर्मल पैसिव इन्वेस्टर है तो आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है बाय एंड होल्ड वाली, और उस हिसाब से आपका ये जो डेडिकेटेड शॉर्ट बायस्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन लॉन्ग शॉर्ट, एनी काइंड ऑफ शॉर्ट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देती है। और डिक्लाइनिंग मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। डिक्लाइनिंग मार्केट बोलो या डिक्लाइनिंग जो सिक्योरिटी आपने ली है उस टाइम पे। तो चैलेंजेस, डाउन साइड जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डाउन साइड है इसके अंदर, क्योंकि जो आप देखें कि प्राइस बढ़ के तो इन्फिनिट जा सकती है, गिर के ज़ीरो होगी। तो डाउन साइड हमेशा मतलब प्राइस गिरना हमेशा एक लिमिटेड होता है, प्राइस बढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। और हमने बढ़ने के अगेंस्ट पोजीशन लिए तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। दूसरा है कि राइजिंग मार्केट में मार्केट हमेशा राइज करता है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम सबसे पहले शॉर्ट करेंगे सिक्योरिटी को, ऐसी सिक्योरिटी जो हम बोरो करेंगे उसको सेल कर देंगे। वो शॉर्ट कर दिया, मान लीजिए 1000 रुपीज़ पे किया, 100 पे किया, जो भी उसकी प्राइस चल रही है, आपको पता है वो गिरेगा, ओवर वैल्यूड है, वो गिर गया, 80 आ गया 100 का, 1000 का 800 700 हो गया। आपने उसे वापस ख़रीदा, जो जिससे उधार लिया था, बोरो किया था, उसको वापस दे दिया और कमीशन वगैरह काट के जो भी आपका प्रॉफिट है वो बच गया। तो अगर 800 में
वापस ख़रीदा 1000 का, तो आपको 200 अप्रोक्स 200 का फ़ायदा हुआ, 180 के केस में 20 का फ़ायदा हुआ। इससे कैसे फाइंड करें? तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस से ये चीज़ें करना बहुत रिस्की हो जाता है। बेस्ट है बॉटम अप्रोच लगाइए, एक्चुअल वैल्यू पता कीजिए और फिर इसको अंदर जाइए। एक्चुअल ओवर वैल्यूड है तो ही जाइए, कोई पैटर्न के बेसिस पे मत जाइए। और फिर आता है कि कितना एक्सपोजर आप इसमें रखें। तो डेडिकेटेड शॉर्ट है 60 to 120%, अगर शॉर्ट बायस्ड है तो 30 to 60% नेट शॉर्ट, जैसा कि हमने वहाँ देखा था 40-60% नेट लॉन्ग होता है लॉन्ग शॉर्ट में, यहाँ पे 30 to 60 नेट शॉर्ट होता है। पोर्टफोलियो में आप जैसे समझ ही रहे कि इसका एक जो मेन मोटिव है वो है कि अनकोरिलेटेड रिटर्न हमें इसमें देना है, नेगेटिवली कोरिलेटेड रिटर्न। क्योंकि क्या होता है कि ये कोरिलेटेड तो है नहीं किसी भी कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो से, वो पूरा लॉन्ग रहता है, आप यहाँ शॉर्ट ले रहे हो तो बिल्कुल अनकोरिलेटेड या उल्टा कोरिलेटेड, नेगेटिव कोरिलेटेड रहता है। तो वो चीज़ है। फाइनल जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो इक्विटी मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केट न्यूट्रल, मार्केट में कोई एक्सपोजर रख ही नहीं रहा मैं, तो मेरा नियर ज़ीरो नेट मार्केट एक्सपोजर होगा। अब ज़ीरो नेट बीटा है तो हम रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे? अल्फ़ा से। वो चीज़ हो गई। अल्फ़ा से हमको रिटर्न करना है, वो कैसे करेंगे? ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी को आप खरीदो, बेचो, अंडर वैल्यूड को खरीदो। कैरेक्टरिस्टिक ये कि अल्फ़ा जनरेट करती है, मार्केट रिस्क को से इम्यून पोर्टफोलियो है, ठीक है, क्योंकि मार्केट रिस्क है ही नहीं, बीटा ज़ीरो है। फिर आता है पोर्टफोलियो का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है काफ़ी कम वॉलेटिलिटी में, क्योंकि हमने मार्केट रिस्क को तो पूरा आउट कर दिया, तो वॉलेटिलिटी तो काफ़ी कम हो गई। और डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि हमने लॉन्ग भी ले रखा है, शॉर्ट भी पोजीशन ले रखी है, तो वो चीज़ है। फिर आता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट तो करें कैसे। तो बेसिकली हर स्ट्रैटेजी, नॉट ओनली इक्विटी, कोई भी स्ट्रैटेजी है दुनिया की, कहीं भी आप रियल एस्टेट में जा रहे हो, कॉमोडिटी में, अंडर वैल्यूड को खरीदो, ओवर वैल्यूड को बेचो। क्वांटिटेटिव मॉडल इसके अंदर बेसिकली यूज़ होता है सिक्योरिटीज़ को फाइंड करने के लिए, मतलब रूल बेस्ड, इट्स नॉट टेक्निकल एनालिसिस, इट्स रूल बेस्ड मॉडल्स, नॉट बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन कि आई एम फीलिंग कि ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उसकी जगह हम मोर कंस्ट्रक्टिव मॉडल्स लाइक क्वांटिटेटिव नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, उन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिर आता है कि हम इसमें लिवरेज काफ़ी लेते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे कि लॉन्ग शॉर्ट जैसी पोजीशन है, इवन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ज़्यादा है, और ऐसे में लो वॉलेटिलिटी है तो रिटर्न कम ही मिलेगा अगर आप इसमें लिवरेज नहीं लेंगे। तो पोर्टफोलियो में इसका रोल आप देखिए कि विदाउट एक्सपोजिंग टू मार्केट रिस्क हम एक रिटर्न लेना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड अल्फ़ा। तो वो रोल है कि अल्फ़ा से जो रिटर्न मिलना है उसके अंदर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिर हम इसके अंदर पुअर परफॉर्मिंग मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर क्या होता है कि हमने वॉलेटिलिटी में पोजीशन है ही नहीं हमारी, फैक्टर उसको नेगलेक्ट कर दिया है। पुअर परफॉर्मिंग हो, बहुत अच्छा परफॉर्मिंग हो, तो अच्छा परफॉर्मिंग में क्या होता है कि दूसरी स्ट्रैटेजी ज़्यादा रिटर्न देती है, तो वहाँ ये एक बैड स्ट्रैटेजी है। पर पुअर परफॉर्मिंग में डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब इस तरह की इक्विटी मार्केट न्यूट्रल की किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पेयर्स ट्रेडिंग होती है। तो हमें न्यूट्रल रहना है अगर, तो हमें सिमिलर या ये कहो कि सेम ही इस सिक्योरिटी को लॉन्ग भी करना है, शॉर्ट भी करना है। तो अब सेम सिक्योरिटी कैसे देखें, तो सेम सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि हमें देखना है कि सेम टाइप की ऑलमोस्ट सेम सिक्योरिटी में कौन से ओवर वैल्यूड है, कौन से अंडर वैल्यूड है, उस तरह से हम करते हैं। तो उन्हें कहते हैं पेयर्स ट्रेडिंग। जैसे कि एक ही फर्म की अलग अलग शेयर क्लासेस है, तो जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस की 2 शेयर क्लासेस अभी आई है, पार्शियली पेड वाली और एक जो एक्चुअल रिलायंस का शेयर है
उस तरह की स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो। और भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्लासेस होती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनके हिसाब से नॉन वोटिंग वोटिंग वो चीज़ होती है। एक आती है कि फर्म और उसकी सब्सिडियरी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी दोनों के अंदर आप लॉन्ग शॉर्ट करें बेस्ड ऑन कौन ओवर वैल्यूड है, कौन से अंडर वैल्यूड है। तो पहली जो है जिसके अंदर हम पोजीशन लेते हैं एक ही कंपनी के अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर्स की, उनको कहते हैं मल्टी क्लास ट्रेडिंग। वोटिंग, नॉन वोटिंग हो गया, और अलग अलग टाइप के शेयर्स हो गए। दूसरी जो होती है जिसके अंदर हम सब्सिडियरी में पोजीशन लेते हैं होल्डिंग कंपनी के, तो उसके अंदर रूल ये रहता है कि जितनी परसेंटेज सब्सिडियरी आप ऑन कर रहे हैं, वो कंपनी ऑन कर रही है, उस परसेंटेज आप होल्डिंग कंपनी को पोजीशन लेंगे और पूरी की पूरी सब्सिडियरी में पोजीशन लेंगे। इस तरह से आप लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टॉप ट्रेडिंग। तो ये था हमारा सेशन ऑन इक्विटी मार्केट, इक्विटी स्ट्रेटजीज हेज फंड की। आगे की हम सेशंस में बाकी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको मेरा ये चैनल और वीडियोस कैसे लगे इस पे के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपने फ्रेंड्स को भी जो CFA की तैयारी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो जो मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।